देखिए, सबसे पहला बेसिक प्रोसीडियर समझिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन जब होता है राइट बायर और सेलर के बीच में, उसमें सबसे पहले एक्सपोर्टर जो है राइट कम्युनिकेट करता है इंपोर्टर से और प्रोडक्ट्स के भाव ताल वगैरह देता है, जिसको हम बोलते हैं कोटेशन, या तो कह सकते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस। प्रोफोर्मा इनवॉइस देने के बाद राइट अगर आपके प्राइसिंग से एग्री है, एक्सपोर्टर के प्राइसिंग से अगर बायर एग्री है, तो बायर इश्यू करेगा परचेस ऑर्डर राइट, जिसको हम बोलते हैं पीओ, परचेस ऑर्डर। अब परचेस ऑर्डर के साथ साथ आपको एक रिक्वेस्ट ये भी करना पड़ेगा बायर से कि वो एनओसी भी दे दे। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट राइट। एनओसी के बारे में मैंने बातचीत भी की हुई है 1 to 20 सेशन में यूट्यूब में, जो फ्री में अवेलेबल है, और उनका फॉर्मेट वगैरह भी राइट बेहतर डिस्क्राइब आर्टिकल के जरिए किया हुआ है, जो हमारे पेड कोर्स, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जो वेबसाइट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु, उसमें भी ये दिया गया है राइट। आप डिस्कशन बोर्ड में एनओसी टाइप करके चेक कर सकते हैं। एनओसी क्यों लेना ज़रूरी है? क्योंकि अगर माल वो नहीं उठाता है तो उसको अगर हमको डिस्ट्रॉय करना है, वापस लेना है, उसका ऑक्शन कराना है राइट। क्योंकि अगर सरकार से पैसा लेना है ईसीजीसी, तो भी हमको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन देना पड़ेगा शिपिंग लाइन से, तो उस वक्त फिर करना मुश्किल होगा अगर बायर का परमिशन नहीं है, वापस भी लाना मुश्किल होगा। इसलिए एनओसी परचेस ऑर्डर के साथ साथ ही ले ले। अब परचेस ऑर्डर और एनओसी आपके पास आ जाता है राइट, फिर पार्टी कैसी है उसका क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक करवाना पड़ेगा। इसके लिए तरीके हैं कि एम्बेसी में मेल राइट डाला जा सकता है, बैंक से डीएनबी रिपोर्ट खास लेना चाहिए, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का रिपोर्ट, डीएनबी रिपोर्ट फ्रॉम द बैंक राइट। फिर ईसीजीसी कवर राइट, इसके लिए एप्लीकेशन कर दे। और ईसीजीसी कवर एक बार आ जाता है राइट और कंपनी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, फिर ही आप इन्वेस्ट करें प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए राइट। उससे पहले आप इन्वेस्ट मत करें। हाँ, अगर आपको एडवांस मनी आता है तो आपको ये कुछ चेक कराने का ज़रूरत नहीं है राइट, आप शिपमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपकी एडवांस के अलावा और कोई टर्म है, जैसे डीपी है, डीए है, एलसी है राइट, तो उसमें तो आपको ध्यान बहुत रखना है और आपकी सिक्योरिटी बहुत खास रखनी है राइट। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ आती है। फिर प्रोडक्ट्स को परचेस करके शिपमेंट किया जाता है और आप और CHAs राइट डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, या CHA की हेल्प से डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करवा लेते हैं राइट। इसमें डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं रेगुलर, जो बेसिकली आते हैं इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, अपना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अपना फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, या फिर SGS का रिपोर्ट, या फिर अन्य कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, अगर वहाँ पर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है राइट, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल राइट, और मेनली बिल ऑफ लेडिंग एंड इंश्योरेंस राइट, इसका रिक्वायरमेंट होगा राइट। इंश्योरेंस हम बताते हैं कि बेस्ट ऑप्शन वुड बी ICC कवर A, जो ऑल रिस्क राइट है कवर उसमें। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी बैंक में देने हैं, फिर फॉरवर्ड जाएंगे बाहर की बैंक में, वो एक्सेप्ट करके आपको जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से पेमेंट देगा, या फिर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके पेमेंट देगा। इसमें एक चीज़ खास करके डॉक्यूमेंटेशन बन जाने के बाद जब आप बैंक में डॉक्यूमेंटेशन जमा कराते हैं, उसमें एक और चीज़ मेनली आपको ऐड करनी है, वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिटेल्स मैंने हमारे जो प्रीमियम कोर्स है उसमें दी गई है, 1 to 20 सेशन फ्री वीडियोज़ में भी इसकी चर्चा है राइट, और फॉर्मेट आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट से मिल जाएगा। सो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी आप समझ ले, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी आप समझ ले कि ये एक्सपोर्टर जो है वो क्रिएट करता है और अपने बैंक में देता है। सामने वाला बायर राइट जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पहुँचता है फॉरेन बैंक में, तो ही हैज़ टू साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज एट फर्स्ट। वो साइन करेगा, फिर ही बैंक उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सेट दे पाएगी। वो साइन करेगा, डॉक्यूमेंट्स उठाएगा, और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास आएगा वापस आपकी बैंक में, जो फॉरेन बैंक से आपको मिल जाएगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेनली क्या दर्शाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज ये दर्शाता है कि बायर हैज़ सर्टिफाइड टू पे सर्टन मनी अगेंस्ट स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं राइट, उसके अगेंस्ट में ही इज़ लायबल टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी।
इससे मेन फ़ायदा क्या होता है कि आपकी डील जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लेके ही रहती है, वरना बायर ऐसा भी कह सकता है इन द DA टर्म्स कि आपका माल ख़राब आया था, अब मैं आपको पेमेंट कम दूंगा, शॉर्टेज होगा, आपका माल में तकलीफ़ है या ट्रांजिट में बिगड़ गया। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन करते वक्त ऐसा नहीं रहता है, उसमें ऐसा ही रहता है कि डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको पैसे देने हैं इतने जो बिल अमाउंट का है। फिर अगर माल बिगड़ता भी है ऑन ट्रांजिट तो ये बायर के ऊपर है, क्योंकि एक्सपोर्टर की जवाबदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पोर्ट तक ही होती है अंडर द FOB CAF और CFR इनको टर्म्स। तो एक्सपोर्टर की जवाबदारी उनके पोर्ट तक ही होती है। अगर ट्रांजिट में कुछ बिगड़ता है तो इंश्योरेंस का क्लेम बायर को करवाना होता है और बायर हैज़ टू पे दैट बेयर फॉर दैट रिस्क, राइट। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कॉपी बहुत ही यूज़फुल होती है आपको क्लेम्स लेने के लिए। काफ़ी लोग ये भी मुझे बताते रहते कि सर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप डॉक्यूमेंटेशंस में वीक रहे, राइट। क्योंकि इंटरनेशनल में, राइट, आप कुछ ऐसे स्टैम्प पेपर वगैरह तो करा नहीं पाओगे, यहाँ के लॉ कोर्ट अलग है, वहाँ के लॉज अलग है। सो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ गोट नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ एक प्रकार से उनका सिक्योरिटी लेवल इतना नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना हो, राइट। आपके डॉक्यूमेंटेशन के फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो आप जो है बिना कॉन्ट्रैक्ट भी सेफली डील कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही है इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्ट, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया तो उसमें ड्राफ्ट है ही। तो इन सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो मेक द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टूज, लेकिन द फाउंडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, इफ यू वांट टू बी very safe in this trade. Thank you.